टॉपिक है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को समझना। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो दो कमियां थी, तो सबसे पहला है कि परमाणु का अस्थायी होना, परमाणु का अस्थायित्व। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा परमाणु का अस्थायित्व। तो इसकी कहानी हम सब लोग समझते हैं। सबसे पहले तो रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया नाभिक, ये हो गया नाभिक। तो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। और हम जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु वृत्तीय कक्षा में जो गति करता है तो उसे जो अभिकेंद्रीय बल की जरूरत पड़ती है। अभिकेंद्रीय बल याद रखिएगा कि जब भी कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो उसे हमेशा गतिशील रहने के लिए, जो एक समान गति करने के लिए उसे जरूरत पड़ती है अभिकेंद्रीय बल की। तो अभिकेंद्रीय बल अगर नहीं मिलेगा उसे तो वो गाड़ी पलट जाएगी। मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल चारों ओर चक्कर लगा रही किसी वृत्तीय पथ पर, अगर उसे अभिकेंद्रीय बल नहीं मिलेगा तो वो गिर जाएगी, मोटरसाइकिल गिर जाएगी। लेकिन अगर उसे अभिकेंद्रीय बल मिलता रहेगा तो वो एक समान रूप से घूमती रहेगी। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। इससे जो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो है आकर्षण बल जो लग रहा है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, उसी आकर्षण बल से जो ये इलेक्ट्रॉन जो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कर लेता है, अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कर लेता है। तो अभी इलेक्ट्रॉन का जो अभिकेंद्रीय बल है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल के बराबर हो जाता है। तो ये कहना था किसका? रदरफोर्ड का। लेकिन इसमें जो त्रुटि ये बन गई कि जब भी कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो ये जो है नाभिक की ओर त्वरित होती है, नाभिक की ओर या नाभिक केंद्र की ओर त्वरित होती है, केंद्र की ओर त्वरित होती है। तो किसी भी परमाणु का केंद्र उसका नाभिक होता है। तो जब जो कोई भी परमाणु का जो क्लासिकल थ्योरी होता है, क्लासिकल थ्योरी या बोल सकते हैं किसी भी कण का जो है वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए जो कोई क्लासिकल थ्योरी थी कि जब भी कोई आवेशित कण जो किसी वृत्तीय पथ पर गतिशील होती है तब जो है वो केंद्र की ओर त्वरित होती है, अर्थात केंद्र जो उसे अपनी ओर खींचता है। तो खींचने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है तो उसमें कुछ ऊर्जा नाश होती है। ऊर्जा नाश होगी तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो कक्षा जो घूमती है जिस कक्षा में, वृत्तीय कक्षा में, तो उसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसकी एक निश्चित ऊर्जा स्तर होती है। तो जैसे ही ऊर्जा नाश करेगी तो उसका इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर घट जाएगा, तो ऊर्जा स्तर जैसे घटेगा तो वो उस ऊर्जा स्तर के जो है कक्षा में गति करने लगी। मान लीजिए अभी थी इस पर तो इसकी ऊर्जा स्तर m था, इसका ऊर्जा स्तर m था। लेकिन जैसे ही विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न हुआ तो इसकी कुछ ऊर्जा नष्ट हो गई। तो ऊर्जा नष्ट होने के बाद जो इसके पास बचा m1 ऊर्जा बचा इलेक्ट्रॉन के पास। तो अब जो ये m1 ऊर्जा लेवल में ही गति करेगा। तो अर्थात ये अब मान लीजिए ये है m1 ऊर्जा लेवल, ये इस पर गति करे। पहले गति कर रहा था इस लाइन पे, अब गति कर रहा है इस लाइन पे, अर्थात इतना कमी आ गया, इतना जो है कमी आ गया। तो इतना कमी आ गया अर्थात त्रिज्या घट गई। अब अगर इसके त्रिज्या देखें ये इतना जो है इसमें त्रिज्या घट गई, इसी तरह फिर जो त्वरित होगा केंद्र की ओर, फिर जो ऊर्जा का नाश होगा, फिर ये ऊर्जा घट जाएगी, फिर ऊर्जा घटेगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक में ही समाहित हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में समाहित हो गए तो परमाणु हो जाएगा अस्थायी। लेकिन रदरफोर्ड सर का ये भी कहना था कि परमाणु अस्थायी होते हैं। तो ये यहाँ पर जो है अस्थायी और अस्थायी का विवाद उत्पन्न हो गया, तो यही जो त्रुटि रह गई कि परमाणु मॉडल जो रदरफोर्ड सर का वो ये स्पष्ट नहीं कर पाता है कि परमाणु अस्थायी होते हैं कि अस्थायी होते हैं। तो पहला जो शर्त हो गया इसका ये हो गया। उसके बाद समझते हैं रैखिक स्पेक्ट्रम, कि हर जो तत्व होता है वो अपने जो आवृत्ति के अनुसार जो है वो स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। क्योंकि हर जो तत्व जो है विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है तो उसका स्पेक्ट्रम भी बनता है।
तो लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसकी निश्चित आवर्ती जो है रैखिक स्पेक्ट्रम उत्पन्न करते हैं। रैखिक स्पेक्ट्रम, रैखिक अर्थात रेखा के रूप में। और ऐसे तो जो अधिकांश तत्व होते हैं वो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो है संतत रूप में जो है उत्पन्न करते हैं, संतत रूप में, अर्थात हम उसको 3D में उतार सकते हैं। लेकिन रैखिक चीज को जो रेखा में है तो उसे हम 2D, रेखा 2D होता है, तो इसलिए ये 2D में हो जाता है, ये 3D में हो जाता है। इसे हम किसी पर्दे पर उतार सकते हैं लेकिन हम इसको नहीं उतार सकते। तो यही जो रैखिक स्पेक्ट्रम है ना, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इसे भी नहीं समझा पाता है, रैखिक स्पेक्ट्रम को स्पष्ट नहीं कर पाता, या रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो ये हो जाता है इसका दूसरा कमी। यही दो कमियां हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में से जरूर कीजिए।